और साथ बातचीत करने के लिए भाजपा विधायक भूपाल राम टमटा जी हमसे बातचीत करेंगे। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद। अ, सर आप आपदा क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर जो है इस बार आपदा देखने को मिली थराली में जिस तरह से बादल फटे, किस तरह की स्थिति और पुनर्वास के कार्यों को किस तरह से प्रारंभ किया गया है? निश्चित रूप से इस साल बारिश भी ज़्यादा हुई है, लेकिन विशेष रूप से मैंने देखा है कि मेरी विधानसभा के थराली हो, चेपड़ा हो, नंदा नगर हो, बादल फटने से, अत्यधिक वर्षा होने से कहीं न कहीं ज़मीन धँसी है, कहीं भूस्खलन हुआ है, कहीं बादल फटने से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, चाहे वो मोटर मार्ग हों, चाहे वो पैदल रास्ते हों, चाहे हमारी पुलिया हों, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण किया, कुछ क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया और तत्काल रूप से हमारी सरकार की ओर से जो आपदा प्रभावित क्षेत्र था, उन लोगों को सबसे पहले तो सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का कार्य किया गया और उसके बाद वहाँ पर रहने की, खाने की तमाम प्रकार की व्यवस्थाएँ की गई। जिन क्षेत्रों में आवागमन बाधित हो गया था, उन क्षेत्रों में हेली के माध्यम से बीमार लोगों को, गर्भवती महिलाओं को एयरलिफ्ट किया गया। खाद्यान्न भेजा गया। कई जगह हमको दवाएँ भेजनी पड़ी, बर्तन, कपड़े भेजने पड़े। तो ये तमाम व्यवस्थाएँ सरकार की ओर से जो त्वरित कार्रवाई की गई, निश्चित रूप से लोगों को इस बात का संतोष हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल प्रभाव से आपदा प्रभावितों के आँसू पोंछने का काम किया। किस तरह की स्थिति है क्योंकि इस काफ़ी सड़कें वॉश आउट हो गई थी, काफ़ी जगह क्षतिग्रस्त हुए, मकान भी हुए, दुकानें भी हुई। अब किस तरह से उन चीज़ों को सही करने के लिए प्रयास किया जा रहा है? निश्चित रूप से जो मकान हमारे पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे, उनको 5-5 लाख रुपए की धनराशि दे दी गई है। उसमें कुछ लोग और रह गए हैं जिनका सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। इसी प्रकार दुकानें जो हमारी लगभग 117 आवास हमारे आंशिक रूप से भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो कहीं न कहीं ये सारा सर्वेक्षण का काम पूरा हो कर के कहीं न कहीं इस बात का मूल्यांकन किया गया है कि किस प्रकार की क्षति हुई है। मोटर मार्ग हमारे बहाल हो चुके हैं और इसी प्रकार जो भी रास्ते थे, अभी आवागमन हमारा सुचारू हो गया है। जो हमारी विद्युत लाइनें टूट गई थी, उनको ठीक कर दिया गया है। जो पेयजल की लाइनें टूट गई थी, उनको ठीक कर दिया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि अब एक चिंता ज़रूर है, एक काम ज़रूर अवशेष बचा हुआ है कि जिन लोगों के मकान छत नहीं रह गई है, उसमें से अभी अधिकांश लोगों का सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। और यही है कि जिन लोगों के पास छत नहीं है, मकान नहीं रह गए जिनके पास, उसमें बहुत सारे मैंने ऐसा भी देखा कि बहुत सारे लोग भूमिहीन हैं। मैंने अनुसूचित जाति के कई लोगों को देखा कि जिनके पास वर्तमान में एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो आए थे, लेकिन वहाँ पर भी प्रकृति की मार उनको पड़ी है और वहाँ पर उनके पास भूमि न होने की वजह से जो उन्होंने मकान बनाए थे, वो मकान भी नहीं रह गए हैं। तो उन लोगों को कहीं न कहीं इस बात की ज़रूर चिंता है कि उन लोगों को छत मिले और कहीं न कहीं इस आपदा की मार से जो अत्यधिक प्रभावित लोग हैं, उनको राहत देने का हम काम कर सकें। और जिस तरह से आपने कहा कि अभी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर छत नहीं है, उनको छत देना बहुत आवश्यक और ऐसे में अब जो है विंटर सीज़न शुरू होने जा रहा है, तो इस पर कितनी जल्दी काम हो पाएगा? और क्योंकि अंतर मंत्रालय की जो टीम आई थी, उन्होंने भी आपके यहाँ का सर्वेक्षण किया केंद्र को रिपोर्ट देने के लिए। निश्चित रूप से मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने खुद यहाँ आकर के इस बात को देखा है कि किस प्रकार उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी आपदा आई है और उस आपदा में राहत के रूप में 1200 करोड़ की उन्होंने स्वीकृति भी जारी की है। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी जो बारीकी से सर्वेक्षण और मूल्यांकन हो रहा है, वो जिला स्तर से शासन स्तर को आ गया है और निश्चित रूप से उस पर विचार करके उस पर आगे की जो कार्रवाई होगी, जो पुनर्निर्माण के काम होने हैं, विस्थापन के काम होने हैं और कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि पुनर्वास की जो स्थिति होनी है, उस पे काम होने हैं और बहुत जल्दी ही, क्योंकि बरसात भी के बाद अब ठंड का मौसम आ रहा है, हम भी ये चाहेंगे। और मेरा तो ये भी अनुरोध रहेगा कि सरकार जिन लोगों के पास आवास नहीं है, वो प्रीफैब्रिकेटेड 1 बीएचके का जो है, 2 कमरे, 1 किचन, इस प्रकार की शौचालय की व्यवस्था करके अगर वो प्रीफैब्रिकेटेड दे देते हैं, तो पहाड़ में
कहीं न कहीं इस बात की आगे भी जारी रहना चाहिए, क्योंकि मैंने इस बात को ज़रूर देखा है। मैं पूरे क्षेत्र में जहाँ-जहाँ आपदा आई हो, चाहे कुंतरी हो, नंदानगर हो, थराली हो, चेपड़ हो, मैंने ऐसे क्षेत्र भी देखे हैं कि जहाँ भू-धसाव के कारण अब रहने लायक नहीं है। बशर्ते कि वो मकान गिरे नहीं हैं, लेकिन वो किसी भी दशा में रहने लायक नहीं है, क्योंकि ऊपर से काफ़ी 10-10 फीट ज़मीनें नीचे खिसक गई है पूरा एरिया का। और अगर 10 फीट ज़मीन नीचे खिसकी है तो निश्चित रूप से जो उस एरिया में जो मकान होंगे, वो कहीं न कहीं प्रभावित हुए हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि भविष्य में भी पहाड़ में इस प्रकार की तकनीकी रूप से व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए। और मैं तो आग्रह करना चाहूँगा, मैं आया हूँ, कल ही मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूँगा कि भूगर्भ की टीम, उसके साथ राजस्व और एक तकनीकी टीम आकर के एक बार पुनः उन क्षेत्रों का व्यापक सर्वेक्षण करे और उनको उनके पुनर्वास का और उनके विस्थापन की कार्रवाई के लिए समुचित प्रयास किए जाने चाहिए। ये मैं ज़रूर माननीय मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करूँगा। और मैं समझता हूँ कि अब तक की जो कार्रवाई हुई है, निश्चित रूप से लोगों को बहुत संतोष मिला है कि त्वरित गति से जो कार्रवाई की गई, लोगों को राहत मिली है। खाद्यान्न की समस्या थी, खाद्यान्न वितरित किया गया है, कंबलें वितरित किए हैं, दवाइयाँ की टीम गई थी, हमारी मेडिकल की टीमें गई थी। तमाम सारी व्यवस्थाएँ हुई है, धीरे-धीरे जनजीवन सामान्य हो रहा है। लेकिन इस बार जो अतिवृष्टि हुई उसने कहीं न कहीं चिताने का काम किया है कि इस तरह से नाले और खदेरों के आस-पास रहना ठीक नहीं है और प्रकृति से छेड़छाड़ विकास के नाम पर भी ठीक नहीं है। आप मानते हैं कि आने वाली चुनौतियों को इस ध्यान रखना चाहिए कि जो इस बार हुआ, वो आने वाले वक़्त में ना हो? निश्चित रूप से हमने ये भी देखा है कि जो हमारे पूर्वज, हमारे पुराने दादा लोग, ये लोग गाँव की बसावट, मकानों की बसावट का बड़ा ध्यान रखते थे और कहीं न कहीं उसके पीछे उनकी एक वैज्ञानिक सोच ज़रूर दृष्टिगोचर होती थी। आज थोड़ा ये हो गया है कि पॉपुलेशन बढ़ गई है। लोगों को ये ज़रूर है कि सड़क के किनारे जल जो और निकट आया जाए और उसमें आपाधापी में मैं क्या हो गया कि हम इस बात को नहीं देख रहे हैं कि हम नदी के तट पर किस दायरे तक जा रहे हैं या गदेरे नालों पर हम किस दायरे तक जा रहे हैं। तो थोड़ा-सा इस बात का ध्यान तो रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति अपने को अपने हिसाब से चलती है। हमने चेपड़ों को देखा, हमने धराली को देखा। धराली का लोगों ने पहले का जो गूगल मैप निकाला था और थराली चेपड़ों का भी निकाला था, तो जो आज से 50 साल पहले था, उस लोकेशन को आज देखने को मिला है। तो कहीं न कहीं प्रकृति के का हमें डर भी होना चाहिए और पहाड़ के लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि जैसे बरसात के टाइम पर लोग गाँव छोड़ कर के छानियों में चले जाते थे हुँ। और वहाँ अपने मवेशियों के साथ रहते थे। तो एक तो चारे पत्ते की भी कमी नहीं रहती थी। तो कहीं न कहीं हमको इस बात को भी सोचना पड़ेगा। दूसरे में सबसे बड़ी बात जो मैंने पहाड़ में महसूस की है, तकनीकी रूप से कि जो हम कई मंजिला मकान बना रहे हैं और कंक्रीट के जो हम बेशुमार इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं न कहीं जो मिट्टी की धारण क्षमता है, जो बियरिंग कैपेसिटी है, हम उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं। एक अतिरिक्त लोड हम ज़मीन पर डाल रहे हैं और जब भू-धसाव हो रहा है, तो कहीं न कहीं जो ओवरलोड हो रहा है, वो कहीं न कहीं ओवरबर्डन मटेरियल रहता है बहुत सारी जगहों पर। मैंने तकनीकी रूप से भी इस बात को महसूस किया है, तो कहीं न कहीं वो भी हमें नुकसान कर रहा है। तो हम मकान को कम से कम, जो हमारे पारंपरिक मकान थे, छत वाले मकान ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंजिले बनते थे, उस प्रकार के मकानों को बनाएँगे तो निश्चित रूप से बहुत सारी जो बड़ी समस्याएँ, मैं अभी नंदनगर गया था। नंदनगर में कई मंजिले मकान दिखे, तो बहुत ज़्यादा घनी आबादी में इस प्रकार के आवास में भागने लायक स्थिति भी कभी-कभार ऐसी उसमें नहीं रहती है। तो निश्चित रूप से ये भी हम सबको मिल कर के देखना होगा कि पहाड़ में जो हमारी परंपराएँ थी, उसके पीछे ऐसा नहीं था कि वैज्ञानिक सोच नहीं थी या हमारी जो परंपराएँ रही होंगी, तो कहीं न कहीं उसमें बहुत सारी चीज़ें का समावेश भी रहा है। लेकिन सरकार को चेताने का काम तो पर्यावरणविद भी लगातार कर रहे हैं कि विकास के नाम पर जिस तरह से आप लगातार सड़कों को बनाने का काम कर रहे हैं, पहाड़ को काट रहे हैं, वो आने वाले वक्त में चुनौतीपूर्ण होगा और जैसा कि हालात हमने इस बार भी देखे। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने जो एक बात कही थी कि हमारे जो भूगर्भवेत्ता है, हमारे जियोलॉजिस्ट हों, हमारे रेवेन्यू के लोग हों और हमारी टेक्निकल टीम हो, जिसमें पीडब्ल्यूडी हो, चाहे आरडब्ल्यूडी हो, चाहे इरिगेशन हो, ये लोग एक बार इस बात का ज़रूर आंकलन करें, इस बात का सर्वेक्षण ज़रूर करें, इसके तकनीकी पहलुओं पर ज़रूर विचार करें कि
जो ये आपदा आई है और जिस प्रकार का भूधसा हुआ है, जिस प्रकार का भूस्खलन हुआ है, इरोजन हो रहा है, तो इस बात में हम किस प्रकार से लोगों की बसावट को बसाएं, लोगों का पुनर्वास करें, लोगों को विस्थापित करें और साथ-साथ एक टेक्नोलॉजी पहाड़ के लिए तय करनी पड़ेगी, ताकि 2 मंजिले मकान बने, ढालदार छत बने, उसमें कंक्रीट का बहुत कम इस्तेमाल हो। जैसे कि आज भूकंपरोधी मकान बन रहे हैं, कॉलम बन रहे हैं, आरसीसी के कॉलम बन रहे हैं, लेकिन अगर हम उसमें ऊपर छत का काम अगर लेंटर की जगह अगर हम चद्दर से छत डालते हैं, ढालदार छत बनाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि टिकाऊ भी है और अच्छी भी है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि पहाड़ में जो हम लेंटर का काम करते हैं, आरसीसी का काम करते हैं, कहीं न कहीं तकनीकी रूप से, चाहे मटेरियल की दृष्टि से हो, चाहे तकनीकी दृष्टि से हो, उतनी कारगर नहीं है, जितना हमारे पाथर वाले मकान थे या छत वाले हमारे मकान थे। सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें जो मौका मिलेगा कि वो जाएंगे ग्रामीणों के बीच और वहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ग्रामीणों की समस्या क्या है। तो इस पूरे कार्यक्रम को आप किस दृष्टि से देखते हैं? निश्चित रूप से अभी हमारी पार्टी और हमारे संगठन ने जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का चिंतन था, जो उनकी सोच थी, उसके तहत आत्मनिर्भर भारत का जो हमारे संकल्प है और स्वदेशी, ये 2 काम लेकर के आज हमारे प्रांतीय स्तर पर, हमारे जिले स्तर पर कार्यशालाएँ संपन्न हो चुकी हैं और अभी हमारे मंडल स्तर पर और हमारे गांव स्तर और बूथ स्तर तक ये कार्यक्रम होने हैं। निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत की जो सोच है, ये हमने महसूस किया है कि एक दौर ऐसा भी था कि हमारे पास कोविड के समय में मास्क तक नहीं थी, सैनिटाइज़र नहीं थी, पीपीई किट नहीं थी और कहीं न कहीं अचानक जब इस प्रकार की समस्या खड़ी हुई तो हम दूसरे मुल्कों पर हम निर्भर होना पड़ा। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने इस बात को महसूस किया और उन्होंने आज, क्योंकि हमारे अपने वैज्ञानिक थे, हमारी अपनी टेक्नोलॉजी थी, हमारे अपने सब कुछ साधन होने के साथ-साथ हमने अपने को तैयार किया और आज आप इस बात को समझ सकते हैं कि हमने खुद को भी वैक्सीन से आच्छादित किया, अन्य मुल्कों को भी हमने मदद देने का काम किया। तो कहीं न कहीं ये हमारे आत्मनिर्भरता का एक प्रमाण था। आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत की जो हमारी आर्थिकी है और स्वदेशी का जो हमारा भाव है, ये 2047 का जो हमारा विकसित भारत का संकल्प है प्रधानमंत्री जी का और हम देशवासियों का, तो निश्चित रूप से ये पूरा होगा। इसलिए पूरा होगा कि मैंने कल देखा कार्यशाला में बहुत सारी चर्चाएँ हुई, बहुत सारे बिंदु थे, उन बिंदुओं का उल्लेख हुआ है और एक भाव था कि आत्मनिर्भर भारत की भावना को, इस संकल्प को हमको आगे बढ़ाते हुए गांव तक पहुंचाना, हर व्यक्ति, हर छात्र से लेकर के, हर कामदार से लेकर के, हर व्यक्ति, देश के एक-एक नागरिक तक हम इस संकल्प को ले जाने का काम करेंगे कि आत्मनिर्भर भारत के साथ-साथ हमें स्वदेशी के भाव से अपने को किस प्रकार आत्मनिर्भर करना है। और मैं समझता हूँ कि जब हम इस भाव से लोगों के बीच जाएंगे, और जैसे कि मैंने अपने यहाँ देखा है, बहुत सारा ऊनी कारोबार होता है हमारे यहाँ। मेरा अंतिम सवाल ये है कि जीएसटी को लेकर के 2 दरें जो है कम हुई है, 2 दरें रह गई हैं। उन दरों को लेकर के किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? व्यापारी किस तरह से रिस्पॉन्स दे रहे हैं और जो ग्राहक हैं वो किस तरह से फीडबैक आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं? निश्चित रूप से एक दिवाली का लोग तोहफ़ा इसको मान रहे हैं और कहीं न कहीं ये मैं ये कह सकता हूँ कि इससे एक बहुत बड़ा संदेश भी गया है कि अगर इस प्रकार से जो निचले या मध्यम वर्ग का था या निम्न वर्ग की जो पहुंच नहीं थी, उनकी उसमें पहुंच हुई है, तो ये एक बहुत अच्छा, मैं क्रांतिकारी कदम ये कहूँगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने केंद्र सरकार का, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि उन्होंने इस प्रकार का जो कार्य किया है, वो एक दीपावली से पहले जो एक सौगात दी है देशवासियों को, निश्चित रूप से लोगों में इससे बहुत बड़ी खुशी है। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे भाजपा विधायक गोपाल टमटा जी को, जिन्होंने तमाम विषयों पर राय रखी है। कैमरा पर्सन रिश्वट के साथ में योगेश आर्य, H24/7 देहरादून।